अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हबीब अकरम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता नज़र और मुजीबुर रहमान शामी साहब हमारे साथ मौजूद है। और सबसे पहले हम नज़र डालते हैं आज के मौज़ूआत पर जो हम अपने प्रोग्राम में डिस्कस करने जा रहे हैं। असगर खान केस में साबिक आर्मी चीफ असलम बेग की नजरसानी दरखास्त। कहते हैं मुझे ट्रायल के बगैर मुजरिम करार दिया गया। मुंबई हमलों के मरकजी किरदार अजमल कसाब को फांसी। हिलरी क्लिंटन के बाद नया अमेरिकी वजीर खारजा कौन? कराची में क्या होने वाला है? ISI ने 4 अरब रुपए का क्या किया? पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का सवाल। नुक्ता नज़र में एक बार फिर खुश आमदीद शामी साहब। बेशतर इसके आगे बढ़े, कराची में अभी ताज़ा तरीन इत्तला है कि धमाका हो गया वहाँ पे औरंगी टाउन में, और एक इमाम बारगाह के करीब हुआ है जिसमें अब तक है कि 2 अफराद जो हैं वो जाँ बहक हुए हैं, लेकिन इमाम बारगाह जो है वो महफूज है। तो कराची को पहले डिस्कस कर जी, कराची को मेरे ख्याल कराची पे पहले नज़र करते हैं। अब तो देखिए कि मुहर्रम का महीना है और पूरे पाकिस्तान में एक अजब हंगामी सूरत हाल है। कभी मोटरसाइकिलों पे पाबंदी लगाई जाती है, कभी मोबाइल पे पाबंदी लगाई जाती है, कभी कोई एक इक़दाम होता है, कभी दूसरा होता है। कभी तसव्वुर नहीं किया गया था कि मुहर्रम का महीना इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में इस तरह भी मनाया जाएगा। लेकिन मुहर्रम में तनाव तो हमेशा एक नज़र आता है। तनाव तो होता है, लेकिन इस तरह का तनाव ये तो यानी चंद साल जो गुज़श्ता है उनकी पैदावार है। और ये दहशत गर्द जो है वो पता नहीं कहाँ हमला कर दे, पता नहीं किस तरीके से किसको निशाना बना ले। तो पूरा कराची जो है वो एक तनाव की कैफियत में है। एक आसाब जो है कराची के उन पे सवार है। ये दिन जो है इनमें क्या होगा? इलेक्शन के करीब आने की वजह से तो नहीं, इलेक्शन तो भी दूर की बात है ना, इलेक्शन छोड़े, तो मुहर्रम है। ये फिरका वाराना दहशतगर्द जो है उन्होंने शहर को यरगमाला बना रखा है। और वो हमारे रहमान मलिक साहब जो हैं, कभी वो एक इक़दाम करते हैं, कभी दूसरा करते हैं, कभी उनके वजीर उन पर बरसते हैं, कभी हम मीडिया वाले बरसते हैं, कभी हाई कोर्ट जवाब तलब करता है। भाई हमारे दोस्त कहते भाई मोटरसाइकिल जो है वो थोड़ी कार्रवाइयाँ करते हैं। और भाई मोटरसाइकिल तो कार्रवाइयाँ नहीं करते, लेकिन उन पर बैठे हुए लोग तो कार्रवाइयाँ करते हैं ना। और मोटरसाइकिल उन्होंने एक हथियार बना लिया है, मोबाइल टेलीफोन उनका एक हथियार बन गया है। देखिए, जिन मुल्कों में इस तरह के हालात होते हैं जिस तरह हमारे यहाँ, इंतजामिया कमज़ोर, पुलिस जो है बेबस, दहशतगर्द दनाते फिरते हैं, तो वहाँ मोटरसाइकिल जो है उससे भी खौफ आने लगा है और टेलीफोन से भी खौफ आने लगा। और सिमें दुनिया भर में आप जाएं, टेलीफोन की सिम लेना जो है एक मुशक्कत तलब काम है। नाम रजिस्टर कराना होता है, आइडेंटिटी कार्ड देना होता है, दूसरी शनाख्तें करानी होती हैं, फिर आपको सिम जारी होती है। यहाँ एक एक आदमी ने 20-20, 30-30, 40-40 सिमें जारी करानी, किसी नाम के बगैर। कोई यानी लॉलेसनेस जो है उसमें पाकिस्तान ने कोई रिकॉर्ड कायम कर दिया। हर चीज जो है उसका अब्यूज होता है। तो अब ये जो सारे दहशतगर्द हैं, वो सारी जो टेक्नोलॉजी आप हमारी है वो भी उनके हाथ काम ज्यादा आ रही है और हमारे काम कम आ रही है। आप इस तरह गोया अपने रहमान मलिक साहब के मौकफ की तायद कर रहे हैं कि वो जो मोटरसाइकिलों पे पाबंदी लगा रहे हैं, वो जो सिमों पे पाबंदी लगा रहे हैं, तरदीद करके क्या फायदा है? क्योंकि मुसीबत यह है कि आपने दहशतगर्दों की मोबिलिटी जो है वो कम करनी है, महदूद करनी है, और वो इससे हो रही है। अब हमें पसंद हो या नापसंद हो, हम मुश्किल में पड़े या ना मुश्किल में पड़े, भाई ये काम तो हो रहा है ना। उसको रोकने के लिए
वो इधर की उधर की कोशिश कर रहे हैं, हाथ पांव मार रहे हैं। तो अब आप मुझे बताइए कि ये कराची जो है, हम हर रोज फैसला करते हैं कि इस पर तफसील से गुफ्तगू करेंगे, और फिर कोई ना कोई और वाकयात ऐसे हो जाते हैं कि वो बात हो नहीं पाता। मैं तो जिस एक से पूछता हूं, दोस्तों से, अपने इख्तलाफ करने वालों से, सियासतदानों से, दानिश्वरों से, और मुझे एक जवाब तो सबकी तरफ से मुश्तरका मिलता है। वो क्या? जब तक इंतजामिया और कानून नाफिज करने वाले अदारे और पुलिस खास तौर पर गैर जानबदार नहीं होंगे, उनके हाथ मजबूत नहीं किए जाएंगे और खोले नहीं जाएंगे ताकि वो मुजरिमों को पकड़ सके, उस वक्त तक अमन कायम नहीं हो सकेगा। उसका ख्वाब भी नहीं देखा जा। कराची का मामला कराची ही की इंतजामिया में छुपा, कराची की इंतजामिया में छुपा हुआ है इसका हल। पुलिस के हाथ खोले जाए, पुलिस में सियासी भर्तियां बंद की जाए, और पुलिस, अब मुझे बताइए, पुलिस की जो ट्रांसफर है, जो पोस्टिंग है, वो ये होती है वजीरों के कहने पर, उनके गुमाश्तों के कहने पर। और आप उससे मजीद देखिए, वो जो आपके वली खान बाबर है हमारे, जो शहीद हुए, उनके जो गवाह थे उनको मार दिया गया, 6 लोग घरों में घुस के। और वो जो अभी चंद साल पहले ना, वो जो 35 लोग जो सुप्रीम कोर्ट ने दुहाई मचाई, पैरोल पर कैसे रहा हो गए, वो कौन लोग हैं, उनके नाम क्यों नहीं बताए जाते, कौन उनका सरपरस्त है? देखिए, कोई डोर को सुलझाने वाला नहीं मिलता है, और सिरा भी किसी को नहीं मिलता है। शाम साहब, कराची पे तो बात होती रहेगी, होती नहीं रहेगी, और हम इस पर होनी है, और मजीद कल भी करेंगे, और कल भी करेंगे। और ये जब तक हुकूमत, ये सिर्फ लिप सर्विस हो रही है, लोगों को तसल्लियां दी जा रही है बस। शाम साहब, एक और असगर खान केस पे, असगर केस पे भी आते हैं। देखिए, आज D8 जो है जी, उनके ममालिक के सरबराह जो यहाँ पहुंचने शुरू हो गए। 8 मुसलमान ममालिक की वो तंजीम है। तो अभी कल इजलास होगा, परसों भी वो लोग इधर होंगे, कल इस्लामाबाद जाना है, उनके साथ खाना भी खाएंगे, दोहराना खाएंगे, तो गोया कल के प्रोग्राम में बताएंगे। लेकिन ये है कि ये एक बड़ी अच्छी पेशरफ्त है। 1997 में इसकी बुनियाद रखी गई थी तुर्की में। नजमुद्दीन अरबकान वहां वजीर आजम थे और नवाज शरीफ यहाँ वजीर आजम जी। तो दोनों के जज्बे मिलकर उन्होंने इसकी बुनियाद रखी थी। अब 15 साल के बाद पॉलिसी फ्रेमवर्क जो है ना, वो अप्रूव करके इस इजलास में पेश होना है। अच्छा, ये 15 साल लगे इस स्टेज तक, और कोई काम नहीं हो पाया इस दौरान में। और अभी मलेशिया के वजीर आजम भी नहीं आ रहे, और बांग्लादेश की जो हसीना वाजिद है वो भी रूठ के बैठी हुई है। वो तो कहते हैं माफी मांगो हम, पता नहीं कि उनको माफी मांगनी चाहिए या हमें मांगनी चाहिए। शब जब एक ब्रेक का वक्त होगा, और ब्रेक के बाद फिर हम असलम बेग ने जो नजरसानी की दरखास्त दायर की है उस पर भी बात करेंगे, एक वक्फे के बाद। नुक्ता नज़र में एक बार फिर खुश आमदीद। शम्स साहब, असलम बेग साहब ने पहले तो कहा था कि मैं नजरसानी की दरखास्त नहीं दायर करूंगा, फिर उन्होंने दायर भी कर दी। असलम बेग साहब जो है जनाब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ रहे हैं, जनरल रहे हैं जनाब 4 स्टार, तो उनको कैसे जवाब पूछ सकते हैं? अच्छा। वो तो हमें आंखें दिखा रहे हैं, और उस वक्त तो दिखाई नहीं जब वो वजीर अपना क्या थे, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे। मगर आप तो दिखाते हैं, अगरचे उन आंखों में कोई बिनाई जरा कम हो गई है। मगर सवाल ये है, उनको वकील अच्छा मिल गया लगता है जी। अब तो उन्होंने वकील अकरम शेख साहब को चेंज कर दिया। अकरम शेख साहब को, पहले अकरम शेख साहब थे वकील उनके। अकरम शेख साहब भी बहुत अच्छे वकील थे। अब वो जनाब जफर साहब के, असम जफर के जो साहबजादे अली जफर है जी, उन्हें अब उनके सपोर्ट कर दिया उन्होंने अपने आप को जी। उन्होंने कहा, आमतौर पर तो ऐसा होता है कि नजरसानी की दरखास्त वही दायर करता है जिसने मुकदमा लड़ा होता है। ठीक है। नजरसानी की दरखास्त जो होती है उसका बड़ा दायरा महदूद होता है। मगर सवाल यह है कि वो बड़े दंदना के उन्होंने कहा था कि मुझे इस अदालत से इंसाफ की तवक्को नहीं है, ठीक है, और मैं इसमें नजरसानी की अपील दायर नहीं करूंगा। बिल्कुल ऐसे कहा। अब देखिए, वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है, उनसे रहे हैं, उनसे ये गुजारिश है कि जो बात कहें उस पर कायम रहा करें या सोच समझ कर बात किया करें। ठीक है। अब वो बात भी करते हैं, बस क्या कहूं मैं किस तरह करते हैं, और फिर उनको यह भी याद नहीं रहता कि मैंने क्या कहा था। तो अदालत पर उनको एतमाद बहाल हो गया है, या खुद उन्होंने अपने ऊपर कोई बेएतमादी हो गई है, या कुछ और मसला पैदा हो गया, इसकी वजाहत तो वो फरमाएंगे। लेकिन बहरहाल
उन्होंने कहा है जनाब मुझे तो सुना ही नहीं गया, मुझे मुजरम करार दे दिया गया है, मैंने तो पैसे को हाथ भी नहीं लगाए। हाँ। वो तो गुलाम इसाक साहब ने बराह रास्त उनको दे दिया। जी बिल्कुल। अब ये बड़ी लंबी कहानी है, अब असलम बेग साहब को क्या कहें और क्या ना कहें, उनकी दरखास्त अदालत में है जी। तो ठीक है, उनको आप कर दें, विश कर दें। लेकिन बेसिक क्वेश्चन उन्होंने उठा दिए अपनी दरखास्त में, क्या कि मुझे सुना नहीं किया, एक, और दो अलग अलग अशखास का मामला था, मुझे खामखा घसीट लिया गया। तो अब उनका जो पहला बयान है उसको पढ़ लीजिए। मैं तो कह रहा हूँ हम उनकी नजर, अल्लाह करे उनकी नजर सानी जो है जी। उसको कबूल कर लिया जाए, ठीक है, और वो फिर वैसे ही के वैसे हो जाए जैसे कि फैसले से पहले थे। हम उनको क्या कहें। ठीक। शम्स साहब, जुडिशरी में एक और मसला भी तो चल रहा है, जो कल आपने जिस पे गुफ्तगू की थी जजेस वाली, और कल आपने कहा था कि जो सरजनिश हुई है आज अटॉर्नी जनरल ने उसकी तरदीद भी कर दी। उन्होंने कहा मुझे कोई नहीं पूछ सकता अदालत में। नहीं, अटॉर्नी जनरल जो है उनकी तो सरजनिश हो ही नहीं सकती, क्योंकि कोई लफ्ज जब उनको उनकी सरजनिश की जाए तो वो महसूस ही नहीं करते। तो जब वो महसूस नहीं करते तो हम ये कहने वाले कौन है। देखिए ये जो मामला है, एक तो चीफ जस्टिस की सीनियरिटी का मामला जी, यानी ये चीफ, आपको मालूम है कि ये जो हमारे चीफ जस्टिस इकबाल हमीदुर रहमान है ना, जी जी, ये खर्तूम जाने वाले थे सूडान, एक अरब मुल्कों की कॉन्फ्रेंस हो रही थी, तो उन्हें जो हमारी शरई अदालत है ना वफाकी, उन्होंने कहा कि आप चले जाइए वहाँ, नुमाइंदगी कर लीजिए, अदालती फोरम तक। जब जाने लगे तो उनकी जगह लेने का मसला पैदा हो गया। अब वो सीनियरिटी का झगड़ा ऐसा खड़ा हुआ कि वो सूडान ही नहीं जा सके बेचारे। अब वो मौजूद है कमीशन के इजलास में। ठीक है। अच्छा, अब सदर साहब जो है या वजीर आजम या वजीर कानून जो भी है, उन्होंने क्या नुक्ता उठाया, उन्होंने कहा जो जुडिशल कमीशन का इजलास हुआ है उसमें सीनियर मोस्ट जज तो शरीक ही नहीं हुआ, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का। ठीक है। क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मसले से मुतल्लिक फैसला करने के लिए सीनियर मोस्ट जज को भी होना चाहिए था। और कासी साहब आए हैं, रजा साहब, उसे क्या नाम उनका, रियाज साहब नहीं आए, तो इसलिए वो उसका जो कॉन्स्टिट्यूशन है वही दुरुस्त नहीं रही। यानी जो कमीशन ने जिसने फैसला करके पार्लियामानी कमेटी को भेजा। हाँ, अच्छा। वो कहते हैं उसमें सीनियर जज तो था ही नहीं इस्लामाबाद का, इसलिए उसके फैसले जो है उस तरह कैसे मान लिए जाए। ठीक है। और उधर हमारी जो पाकिस्तान बार काउंसिल है, पंजाब बार काउंसिल, उनका भी एक नुमाइंदा है। जुडिशल कमीशन 9 अरकान पर मुश्तमिल है, उनमें 4 जज हैं सुप्रीम कोर्ट के, एक चीफ जस्टिस है, एक साबिक जज है, 6 तो ये हो गए, एक वजीर कानून है, एक अटॉर्नी जनरल, एक पाकिस्तान बार काउंसिल का नुमाइंदा है, और अगर सूबों का मामला हो तो पंजाब बार काउंसिल है, सिंध बार काउंसिल का नुमाइंदा है। ठीक है। अब उन्होंने कहा जी कि ये हम तो अब जाएंगे नहीं वहां, क्योंकि हमारी राय की तो कोई वक़्त ही नहीं है। यानी गोया अब डीपन होता चला जा रहा है ये क्राइसिस। वो कहते हैं कि हमारा जो मशावरत है वो मीनिंगफुल होनी चाहिए। ठीक। गोया एक आदमी जो है उसकी बात अगर 8 आदमी मान ले तो मीनिंगफुल हो गई, और अगर 8 एक मेजॉरिटी मुस्तरद कर दे तो वो गैर जमहूरी इकदाम हो गया। ये हमारे वकला हजरात की भी दाद दे आप। लेकिन शाम साहब, ये मसला अगर कॉन्स्टिट्यूशन ठीक नहीं थी उसकी कमीशन की, तो ये मसला तो उसी वक्त राइज होना चाहिए था, उसी वक्त तय होना चाहिए था। ये तो नुक्ते दर नुक्ते हैं ना। हाँ। एक नुक्ता हुकूमत ने भी उठा दिया, एक नुक्ते जैसे वकला नुक्ते उठाते हैं। हाँ। और भाई बात यह है कि उन्होंने कहा जनाब अब हम अपना नुमाइंदा नहीं भेजेंगे, हमें नाम पेश करने का भी इख्तियार नहीं है, और असामियां खाली हैं बेतहाशा। इस वक्त तो देखिए ये जो मेरे 49 असामियां खाली हैं लाहौर हाई कोर्ट में, सिंध में, बलोचिस्तान में, पख्तूनख्वा में, और तकर्रियां होनी है, तकर्रियां हो नहीं रही। तो बार काउंसिल वाले कहते हैं जनाब हमें नाम पेश करने की इजाजत दे दी जाए। अब उनको नाम पेश कर, फिर वो जनाब वो कहें देखिए हमारा नाम अगर ना आपने लिया तो फिर हम तो ये करेंगे। गोया एक ये कमीशन का मामला जो है ये भी मुझे जो है बहुत पेचीदा होता नजर आता है। यानी बार काउंसिल्स जो हैं वो भी इसको तस्लीम करने को तैयार नहीं है, जो कहूं। और उधर क्या हुआ कि वो जो 2 जज थे बेचारे, उनकी कंफर्मेशन रह गई। अकरम शेख साहब ने मुझे फोन किया कि जनाब आप क्या गुफ्तगू कर रहे थे हमारे मुकदमे के बारे में। मैंने कहा हुजूर जान की अमान पाऊं, मैंने तो आपके मुकदमे के बारे में कुछ नहीं अर्ज किया। उन्होंने कहा मैं तो उन 2 वकीलों 2 कानून जजों का मुकदमा लड़ रहा हूं जिनको खामखा निशाना उनको उनका नोटिफिकेशन जारी हो। मैं कहा जनाब चाहे 4 का जारी करवा ले चाहे 5 का करवा ले, ये आप, लेकिन असल बात यह है ये मामला तो इसलिए किया गया था कि ये कंफ्यूजन दूर हो जाए जी। अब वो कंफ्यूजन दूर नहीं हुआ। लगता यूं है कि हम जो भी हों और जिस अदारे में भी हों
करना चाहते हैं अपनी मर्जी है। एतजाज हसन भी तो आ गए वैसे इस मसले में। एतजाज हसन जनाब चेयरमैन है उस कमेटी के, पार्लियामानी कमेटी के, जिसने बगैर देखे वो भेज दिया आगे, पास कर दिया, सदर को पास कर दिया। अब वो कहते हैं हमारे सामने तो सोनारिटी का मसला दरपेश नहीं था। ओ भाई, आपको पता तो होना चाहिए था। जी बिल्कुल। आप ये ऑब्जेक्शन लगाते कि सोनारिटी का मसला आप तय करें, आपके कैसे कहते हैं कि आपके सामने पेश नहीं था? सारे कागज आए होंगे। देखिए, इसलिए किसी ने भी अपनी जिम्मेदारी जो है उस तरीके से अदा नहीं की गई जो हमारे जहन में है एक आइडियल के तौर पर। शम्स साहब, एक ब्रेक का वक्त है और ब्रेक के बाद हम दीगर मौजूआत पर भी गुफ्तगू करेंगे। आप देखते रहिए नुक्ता नज़र। नुक्ता नज़र में एक बार फिर खुशामदीद। शामी साहब, अजमल कसाब को आखिरकार आज फांसी दे दी गई, जिसने मुंबई अटैक्स में हिस्सा लिया था। उसमें 9 दहशतगर्द जो थे वो मारे गए थे जी, और उस वाहिद शख्स जो जिंदा बचा था हमला आवरों में से, वो अजमल कसाब था। अजमल कसाब था। और जो मुंबई के जो वाक़यात हैं आज भी जब याद आते हैं तो इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान एक शदीद कशीदगी पैदा हो जाती है। बिल्कुल। तो ये अजमल कसाब जो है वो यहाँ दीपालपुर का रहने वाला था। हाँ, आज भी यही छपा है जी, उसके गांव में उसकी फैमिली नहीं आई। तो पाकिस्तानी मीडिया जो है उसका एक हिस्सा उसने फौरन तस्दीक कर दी भारत की दावे की, और जाके ढूंढ लिया उनका घर और जना दी, उसकी वीडियो चला दी। और वो मीडिया वाले तो बड़ा इसका जनाब अपने तमगा लगाते हैं, और कोई दूसरे दोस्त हमारे जो हैं जी, वो उनको जिन अल्फाज से याद करते हैं वो भी आपको मालूम होगा। बिल्कुल। तो बहरहाल ये जो भी वाकया हुआ है मुंबई का या मुंबई का, वो इंतहाई अफसोसनाक था जी। पाकिस्तानी किसी को भी इस पर कोई खुशी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये जो एक दूसरे सिविलियंस को निशाना बनाना, ये जो मुख्तलिफ ग्रुप्स, खा वो पाकिस्तान के अंदर कार्रवाइयां करें या भारत के अंदर। शम्स साहब, अब गोया ये समझे कि अजमल कसाब की फांसी हो गई तो वो मसला भी ख़त्म हो गया, जिसकी बुनियाद पे कभी हाफिज सईद साहब पे इल्ज़ाम आते थे, कभी कोई डोजियर चेंज होते थे। नहीं, मसला तो ख़त्म नहीं होगा। वैसे हाफिज सईद साहब तो कहते हैं मेरे ऊपर मुकदमा चलाओ, मुझे एविडेंस दो, लेकिन हिंदुस्तान में कुछ लोगों को तस्कीन हो गई एक शख्स के फांसी लगने से, और बाकी तो अब यानी मुतालबे तो उनके जारी रहेंगे। आहिस्ता आहिस्ता कुछ शिद्दत में कमी आ रही है, और दोनों मुल्कों ने समझा है कि हमें अपने ताल्लुकात को दहशत गर्दों के सपोर्ट नहीं करना चाहिए कि वो जो कर ले, जो चाहे कर ले। तो बहरहाल एक अफसोसनाक वाकया था, और अजमल कसाब जो है, खबर तो यही आई है कि बड़े सुकून के साथ उसने सामना किया और नमाज पढ़ी और फांसी पे झूल गया। तो अब उसने क्या सोचा, वो क्या जिम्मेदार कितना था नहीं था, मरकजी किरदार तो भरल नहीं था, वो एक किरदार जरूर हो सकता है। तो बराबर इस बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, सवाए इस बात के कि दोनों मुल्कों की हुकूमतों को इस तरह के वाकयात की मुश्तरका तौर पर तहकीकात का एहतमाम करना चाहिए और एक दूसरे के साथ ताउन करना चाहिए इस तरह के हादसात के बारे में। शामी साहब, हिलरी क्लिंटन तो कह रही हैं मैं सदर ओबामा के साथ अब मजीद काम नहीं करूंगी, मैं कुछ अपना दीगर करियर परस्यू करूंगी। कौन वजीर खारजा? वो तो बड़ी अच्छी वकील हैं, और अब तो सुना यह है कि उनके इरादे जो हैं इलेक्शन लड़ने के भी हैं। खबरें तो ये आ रही थी कि क्लिंटन साहब के फौरन बाद ही वो मैदान में उतर आएंगे, लेकिन फिर कुछ सोच के पीछे हट गई। क्लिंटन साहब बहुत कुछ छोड़ के गए थे, बड़ा असासा, क्योंकि इकोनॉमी बहुत अच्छी हालत में थी। बिल्कुल। जब बुश साहब आए हैं तो उनके जो हारी मवाली थे उनका ये मसला पड़ा हुआ था कि इतने पैसे का क्या करें, वो तो पैसा टकाने लगा दिया, अब अमेरिका की कर्जे में मजीद जकड़ दिया। तो अब हिलरी क्लिंटन तो सुना ये है कि सदारती उम्मीदवार बनने के ख्वाब देख रही हैं। इनकी जगह कौन लेगा? इनकी जगह भी आप ले लेते हैं, हम हिनाराबानी घर को भेज देते। शाहिद खान साहब है जो डेमोक्रेट पार्टी के। जॉन कैरी जो है जी, उनका नाम आ रहा है बिल्कुल कि शायद वो उनकी जगह ले ले। अब ये शाहिद खान तो हमारे बॉस्टन में होते हैं, डेमोक्रेटिक पार्टी के साथ पाए जाते हैं, आए हुए हमारे साथ लाइन पर मौजूद है। जी, अस्सलाम वालेकुम खान साहब। वालेकुम अस्सलाम जनाब, क्या हाल है आपके? खैरियत से हो शामी साहब, आपके क्या हाल चाल है? अमेरिका ठीक ठाक है?
अमेरिका बिल्कुल ठीक है जी। चलिए माशाल्लाह भाई, आप तो पाकिस्तान भी आपका, इलेक्शन के बाद मजीद बेहतर हो गया है। अमेरिका भी आपका, तो अब तो बस ठीक है, बाराक ओबामा साहब जीत गए, आपको मुबारक हो। अब ये बताइए कि जॉन कैरी को बनाएंगे वजीर खारजा? देखिए शामी साहब, इस वक्त दो कैबिनेट पोजीशंस ओपन हैं, एक सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस की और एक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की। सूजन राइस जो यूएस एम्बेसडर टू द यूनाइटेड नेशंस, वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के लिए कंटेंडेड है, और उसके साथ साथ सेनेटर कैरी का नाम भी सर फहरिस्त है। इसमें जो एक सिग्निफिकेंट बात यह है कि इस वक्त जो तबसरे हो रहे हैं अमेरिकन अखबारों में सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की पोजीशन के लिए, उसमें सेनेटर कैरी जो है वो टॉप कर रहे हैं क्लिंटन को, क्लिंटन को कह रहा हूँ, सूजन राइस को। इवन जो लोकल हमारा न्यूज़पेपर है बॉस्टन ग्लोब, जो जनरली अपने सेनेटर से बहुत खिलाफ लिखते हैं, उन्होंने भी हाईली रिकमेंड किया है सेनेटर कैरी को फोर्थ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट पोजीशन के लिए। चलिए बाकी आप और अखबार तो वजीर दिफा कौन बनेगा? वाशिंगटन पोस्ट और मुख्तलिफ अखबार जो हैं। हुजूर आप उनको छोड़िए, बात आपकी ख्वाहिशात हमें मालूम हो गई हैं। अब आप बताएं वजीर दिफा कौन, किसका नाम आ रहा है? देखिए वजीर दिफा में तो अभी सिर्फ सेनेटर कैरी का नाम ही आ रहा है। नहीं, वो तो वजारत खारजा पे आएंगे। नहीं, वो दो चॉइसेस हैं। अब भी मतलब सिचुएशन ये है कि अगर सेनेटर कैरी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट नहीं बनते तो वो फिर सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस बनेंगे। उन्होंने वियतनाम की जंग में हिस्सा भी तो लिया हुआ है ना। अच्छा, ये फैसला सदर ओबामा, चॉइस सदर ओबामा की होगी या कैरी साहब से भी कुछ पूछा जाएगा? उनसे भी पूछेंगे तो शाहिद खान साहब से भी पूछेंगे, नहीं पूछा। अच्छा जनाब, बहुत मेहरबानी आपकी। देखिए इजहार कर चुका हूं। जॉन जी, बहुत कैरी जो शुक्रिया है, जाहिद साहब। ये वियतनाम की जंग में इन्होंने हिस्सा लिया, वो तो कंपल्सरी होती है ना वहां फौज में ट्रेनिंग, और उसमें फिर अब उसके बाद जब वापस आए तो उन्होंने फिर उस जंग के खिलाफ मुहिम चलाई। और इराक की जंग जो है उसके भी पहले तो ये हक में थे, फिर मुखालिफ हो गए और शिद्दत से उसके खिलाफ मुहिम चलाई। तो 2004 में ये सदारती उम्मीदवार थे डेमोक्रेटिक पार्टी के, और इन्होंने इराक की जंग जो है उसके खिलाफ भरपूर कैंपेनिंग की। तो अब जॉन कैरी जो है प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट रहे हैं, सेनेट की जो फॉरेन रिलेशंस कमेटी है उसके चेयरमैन है, और बड़ा नामवर आदमी है। आपको मालूम है यहाँ वो हमारे यहाँ आए थे, हजरत कौन थे साहब जो पकड़े गए थे लाहौर में, रेमंड डेविस, उसको छुड़वाने के लिए कैरी साहब आए थे, और उन्होंने कहा था कि हम वहां जाके इसको कुछ करेंगे, आप इसे छोड़ दें। तो कैरी साहब का गोया असर और सुख पाकिस्तान में भी है, लेकिन वहां रेमंड डेविस के बारे में कुछ क्या किया कि नहीं किया, ये हमें उन्होंने नहीं बताया। तो बहरहाल जॉन कैरी पाकिस्तान के बारे में एक मुस्बत ख्यालात रखते हैं, उनसे बातचीत अच्छे तरीके से हो सकती है। अब वो जंग के वजीर बन जाएं या खारजा अमूर में आ जाएं, जो भी है मुबारक हो हमारे डेमोक्रेटिक ये जो पाकिस्तानियों को। जी, और खासतौर पे शाहिद खान जो है। शाहिद साहब, आज पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में कल भी ये डिस्कस हुआ और आज भी इसकी कुछ आप सरगोशियां सुनते रहे पार्लियामेंट में छपी हुई, वो ये कि ISI को 4 अरब रुपए दिए थे पुलिस ने। पुलिस के 4 अरब जी, वो ISI के कब्जे में है, और जो पुलिस की वो डायरेक्टर साहबा थी वो कहती थी मैं तो टेलीफोन करके पूछती रहती हूँ, मुझे कोई बताया नहीं जाता। गोया वो आप क्या कहेंगे, आप एक मुहावरा है बड़ा अजीब सा, तो मगर वो इस्तेमाल नहीं करूंगा मैं। अच्छा। कि पुलिस का पैसा ISI के पास आ गया, पुलिस के पास पता नहीं बेचारी के कहां से आया होगा। तो अब जब मैंने ये खबर सुनी तो बड़ा तजस्सुस पैदा हुआ तो ये पुलिस के घर में कैसे ये डाका पड़ गया। तो फिर मैंने कोई ISI वालों को दस्तक दी, कोई फौजी हल्के जो हैं उनसे कुछ कान लगाए, कभी कुछ बताओ तो सही क्या है, ये कैसे हजम हो गया, कहाँ डाला गया, किस अकाउंट में गया। तो उन्होंने कहा जनाब कोई हजम वगैरह नहीं हुआ, ये बाकायदा रसीद दे के लिया गया है, ठीक है, एक प्रोजेक्ट था उसके लिए और ये उस पर काम हो रहा है। अच्छा, यानी गोया काम जारी है। ये तो एक ऑडिट ऑब्जेक्शन ऐसे लगा देते हैं ऑडिटर जो होते हैं, और उनको लेके पर आप तोते मैना बनाते रहते हैं, पतंगे उड़ाते रहते। तो कोई ऐसी बात नहीं, हम जवाब देंगे, हम काम कर भी रहे हैं, कुछ कर भी चुके हैं, कुछ कर भी लेंगे। और ये सिक्योरिटी के मसाइल है, पुलिस जो है ना जी, उसको एम्पावर किया जा रहा है, ठीक है, तो इसलिए कोई परेशानी की बात नहीं। तो मुझे तो सारा मजा करकरा हो गया। अच्छा, मैं समझ रहा था कि बहुत सारी जूसी चीजें निकली। हाँ, मेरा तो ख्याल था कि भाई कुछ ना कुछ
शुजा पाशा साहब को, हाँ। हमारे चौधरी निसार अली साहब इसी मामले में फिर घेर लेंगे। वो हो सकता है वो कहेंगे 4 अरब रुपया वो दे दिया गया है तहरीक पीटीआई को। इसी वजह से पीटीआई का डंका बज रहा है। एक ब्रेक और ये जो टेक्नोलॉजी है जो पुलिस को देनी थी वो पीटीआई को दे दी गई है। उन्होंने वो अपना इलेक्शन जो है वो भी कराया है, इलेक्ट्रॉनिकली करवाया इलेक्ट्रॉनिकली कराया है, तो उस वजह से करा लिया। ये सारी जो हमारे ख्वाब थे और मंसूबे थे वो धरे के धरे रह गए। पैसा वहीं का वहीं है, हिसाब भी देंगे लोग, जो खर्च किया गया उसका भी, जो खर्च नहीं किया गया उसका भी मारे गए। मेरा इसका मतलब है मैं ब्रेक ले लूं। ये सारा ब्रेक कर ले आप जनाब, ब्रेक हो जी, गया, एक ब्रेक के हर बाद चीज ब्रेक हो गई। एक ब्रेक के बाद हम आपके सवालात भी लेंगे, देखते रहिए नुक्ता नज़र। नुक्ता नज़र में एक बार फिर खुशामदीद। ये सेगमेंट है आपके सवालात का और शामी साहब के जवाबात का। शामी साहब, आज बड़ा एक दिलचस्प एक साहब ने लिखा है। उन्होंने कहा है जी कि इनका नाम है दस्तगीर खान। दस्तगीर खान साहब कहते हैं कि जिस तरह तमाम चैनल्स, तमाम मोबाइल फ़ोन कंपनियों को कहा जा रहा है कि वो अपने रात के पैकेजेस बंद कर दें, इसी तरह चैनल्स को कहा जाए कि ये भी 11 बजे के बाद अपनी नशरियात बंद कर दें। हजूर, अगर चैनल्स को आपके ये कहेंगे कि नशरियात बंद कर दें, उसके और नुकसानात होंगे। ये तो कोई बच्चों को कोई तहजीब सिखाते हैं, कोई तमीज़ सिखाते हैं, अगर वो सुनना चाहें तो। ये पाकिस्तान में वो चैनल नहीं है जो अमेरिका में और यूरोप में है कि 11 बजे के बाद जो वहाँ कारोबार शुरू होता है, तो इसलिए बालगों के लिए वो प्रोग्राम शुरू हो जाते हैं। ठीक है। ये जो हमारे यहाँ ये जो मोबाइल कंपनियों के पैकेजेस हैं जी, इन पर नज़र रखना, इनको कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। वो कंपनियां कह रही हैं जनाब पूरे दुनिया में होता है, हमारे तो इंडिया में भी हो रहा है। भाई इंडिया में होता रहे, इंडिया इस्लामी जमहूरियत नहीं है जी। वहाँ लड़के और लड़की का, खातून और मर्द का ताल्लुकात कायम करना अपनी रजामंदी से जुर्म नहीं है जी। पाकिस्तान में ये जुर्म है और इसकी इजाज़त नहीं दी जा सकती। हमारी अपनी रवायात है, इसलिए हम ये जो पैकेज हैं इनको अलाउ नहीं कर सकते। और दूसरी बात ये कि टेलीफोन तो खुले रहेंगे ना, टेलीफोन तो बंद नहीं होंगे, तो आपको जरा किराया ज्यादा पड़ जाएगा उसका, तो कॉस्ट अदा कीजिए। अगर इतने ही शौक हो गए माशाअल्लाह और भूत आपके सर पे सवार है तो पैसा भी खर्च करें। फिर हफीजुल्लाह साहब है कराची से जी। अस्सलाम वालेकुम हफीजुल्लाह साहब। हफीजुल्लाह नियाजी साहब नहीं जी, ये कराची वाले हैं। कराची वाले भी हफीजुल्लाह है कोई जी, माशाअल्लाह। मैं तो समझाता वो पूरे पाकिस्तान में एक ही है। जी हफीजुल्लाह साहब। जी अस्सलाम वालेकुम जनाब। ये हफीजुल्लाह है मगर बेनियाजी जी। हाँ जी, मैं नियाजी नहीं हूँ। हाँ चल माशाअल्लाह। हाँ जनाब, शामी साहब कैसे मिजाज है? आपकी दुआ है जी। जनाब आपका प्रोग्राम तो देखते भी रहते हैं, सुनते भी रहते हैं और माशाल्लाह बहुत मेहरबानी जनाब। हैं, बेबाक तबसरा होता है आपका, इसलिए मैंने हिम्मत की कि आपकी तबसर से कोई 3 सवाल थे, अगर टाइम हो तो जल्दी जल्दी करें जनाब, फिर जी सवाल ही बहुत है। ये है कि अभी आपकी बात हो रही थी टीवी के ऊपर ये कसाद के सिलसिले में। हाँ जी, ये चैंपियंस जो जमहूरियत के और इंसानी हकूक के हैं, हम जब बात करते हैं यूगोस्लाविया की, कश्मीर की, फलस्तीन की, बर्मा की, तो ये तो उसको मुसलमान की छाप लगा देते हैं। लेकिन जो अमेरिका और इंडिया जो कि बहुत बड़े चैंपियन है इंसानी हकूक के, इनसे ये पूछा जाए कि पहली वर्ल्ड वॉर किसने शुरू की और उसको उसके अंदर गैर मुसलमानों को किसने मारा? सेकेंड वर्ल्ड वॉर में गैर मुसलमानों को किसने मारा? 20 मिलियन अबरजनीज को ऑस्ट्रेलिया में किसने मारा? हिरोशिमा नागासाकी पे बम किसने गिराए? हफीजुल्लाह साहब आपका बिल्कुल सवाल वाज़ेह हो गया। आपके कुछ मज़ीद भी कॉलर्स हैं। अब 3 जंगें आपने कवर कर ली हैं जी। मेरा ख्याल है कि ये लोगों तक ये सवालात पहुंच गए हैं, वो इनके जवाबात खुद ही तलाश कर लेंगे। शाम साहब, चांद मियाँ साहब हैं। चांद मियाँ साहब कह रहे हैं कि ये बताइएगा कि चांद से बोल रहे हैं जी कि फेसबुक पर PMLN और PTI वाले एक दूसरे को गालियां दे रहे हैं। इन्होंने वो गालियां भी लिख दी हैं। अच्छा, तो ये बताएं कि इनका क्या किया जा सकता है, इन्हें कुछ समझा ही दें। तो भाई ये देखिए इनके क्या किया जा सकता है, ये खुद ही एक दूसरे का कर लेंगे कुछ ना कुछ।
गालियां दे दे के। गालियां दे दे के। तो इलेक्शन जब आएगा तो इनका हो जाएगा, कोई ना कोई फैसला हो जाएगा। अब ये जो असल में मुसीबत ये है कि हर जमात कहती है कि हम तो जनाब बड़े अपने फॉलोअर्स को बड़ी तलकीन करते रहते हैं कि वो बड़ी तमीज़ से बात किया करें, और हर जगह सूरत हाल यही वाक़ होती। और गालियां शाम साहब जो इंटरनेट पे गालियां हैं, ये आप ये भी देखिए उनका ज़ौक़ व शौक़, अब हम क्या कर ले इसमें भाई, उसमें से बाज़-औक़ात हमें भी पड़ जाती है। हमें को पड़ जाती है। नहीं, इसलिए थोड़ा सा ज्यादा कंसर्न। चलिए अल्लाह ताला इनके हाल पे रहम करे, इनको आदाब और अखलाक और समझ अता फरमाए। ख्वाजा शाहिद साहब है कराची से। जी अस्सलाम वालेकुम ख्वाजा साहब। वालेकुम अस्सलाम। मैं असल में चाहता हूँ कि गवर्नमेंट ने बड़ी गलती की थी, ये मोबाइल फ़ोन हर बच्चे को दे दिया। गवर्नमेंट को करना चाहिए था, जो पाकिस्तान में इनकम टैक्स देते हैं उनको देना चाहिए था मोबाइल। और दूसरी बात है, हमारी पाकिस्तान की गवर्नमेंट 5.5 साल से हनीमून बना रही है, इनको होश ही नहीं है अपना मुल्क कहाँ जा रहा है। अभी कराची के अंदर 1 घंटे के अंदर 2 धमाके हो चुके हुए हैं। ये रोज धमाके हो रहे हैं कराची, तो कुछ ऑर्डर कुछ चल ही रहा, गवर्नमेंट तेज हो चुकी हुई है, इससे आप ज्यादातर। अच्छा जी ख्वाजा साहब, बिल्कुल बात आपकी जनाब पहुंच गई। जो हुकूमत पता नहीं हनीमून तो पता नहीं मना रही है क्या मना रही है, लेकिन बहरहाल जो भी सूरत हाल है बहुत तशवीशनाक है। बाकी आपने जो कहा कि टेलीफोन की बात की, मोबाइल, तो भाई कोई वालिदैन को भी सोचना चाहिए, कोई बच्चों के कोई माँ बाप भी हैं कि नहीं हैं। उन्होंने भी जनाब एक बच्चे के हाथ में 3 टेलीफोन थमा दिए हैं, और बड़े कीमती वाले। हाँ, और कीमती वाले हैं। और वो फिर कीमती हो या बगैर कीमती हो, बात तो एक जैसी करनी है ना। मसरफ उनका एक ही है। अहमद हमायूं साहब हैं, वो कहते हैं जी क्या पीटीआई दोबारा अपने पुराने लेवल पर आ जाने में कामयाब हो जाएगी? कौन सा पुराना लेवल? यानी बिल्कुल वापस चली जाए? इमरान खान साहब अकेले रह जाए? उनका ख्याल यह है कि मकबूलियत कुछ कम हुई है अहमद हमायूं साहब। अच्छा, मैंने समझा कि वो इमरान खान साहब अकेले फिर रहे हो, उस लेवल पे आ जाए। वो पीटीआई वाले तो कहते हैं भाई हम इलेक्शन में मसरूफ हैं, उनसे फारिग हो जाए फिर देखें हमारी क्या मकबूलियत होती। अभी तो 30,000 मेंबर हमारे, उन्होंने इस्लामाबाद में वोट डाले हैं, कोई और जमात बताए उसके इस्लामाबाद में 30,000 मेंबर उन्होंने वोट डाले हो इलेक्शन में। तो अभी जो तवक्कुफ कीजिए, वो तो ये मानते ही नहीं है भाई कि मकबूलियत में कमी वाक़ हो गई है। अब तो इलेक्शन का इंतजार कर लेते हैं। शम्स साहब, हमारे आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है, और कल आप इस्लामाबाद में होंगे और D8 के बारे में भी हमें जरा डिटेल से बताएंगे, वहां पर क्या हो रहा है। वहां आपने कोई LC खोलनी है तो कल तक के लिए हमें इजाजत दीजिए, कल दोबारा आपसे मुलाकात होगी। खुदा हाफिज।